जय हिंद स्टूडेंट्स। आज है 9 अगस्त 2024 और आज के डेली करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हैप्पी नागपंचमी टू ऑल ऑफ यू। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस की नंबर 1 तैयारी जो है वो करवाई जाती है ज्ञान सर के पेड कोर्स में, और बिल्कुल जीरो से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की तैयारी होती है। तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। प्लस इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी जो है फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन से जुड़ी अपडेट जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का है। पता है ना आपको, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो किया जाता है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, अंग प्रत्यारोपण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। फिर इसके अलावा मिडिल इनकम का ट्रैप बहुत खतरनाक है भाई। ये फाइनेंशियल बेसिकली नॉलेज से रिलेटेड एक काफी अच्छा टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आपको पता है कि आज की डेट में वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। वन्य अग्नि, जंगल जल जा रहा है ना, तो उसका रिस्क को कैसे मैनेज करना, उससे रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट का काफी अच्छा टॉपिक है। वुडी इंक्रोचमेंट का खतरा, लकड़ी के अतिक्रमण का खतरा, ये क्या है इस आर्टिकल में हम लोग समझेंगे। फिर एक इनोवेटिव हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और माइलस्टोन हम लोग को नजर आ रहा है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जो टॉपिक है हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, यानी कि अंग प्रत्यारोपण को लेकर। तो 2023 में इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड देखने को मिला, 18,378 18,378 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हम लोग को देखने को मिले, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी कंट्री की मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। 1,000 से भी ज्यादा जो डोनर्स जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस सक्सेस में, और पहला अचीवमेंट ये हम लोग को 2023 में जो है वो देखने को मिला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो चीज मैं बोलूंगा लिखने की, बस वही चीज लिखना, उसके अलावा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि हाँ भाई, हमने एक बड़ा अचीवमेंट कर दिया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर। अब कुछ रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करें। 63% जो लिविंग डोनर्स जो थी वो महिलाएं थी, और 77% जो डिजीज डोनर जो थे वो मेन थे, यानी कि मृतक दानदाता, यानी कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाता है ना, तो वो वाली यहां पर बात हो रही है। इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 78% फॉरेन नेशनल्स का ट्रांसप्लांट किया गया, क्योंकि फॉरेनर्स हमारी कंट्री के अंदर आते हैं क्योंकि चीप सस्ता पड़ता है। दिल्ली के अंदर 4,426 टोटल ट्रांसप्लांट्स देखने को मिले, जिसमें फॉरेन जो नेशनल्स थे, यानी कि जो फॉरेन नागरिक जो थे, वो 32% से भी ज्यादा थे। राजस्थान के अंदर 116 ट्रांसप्लांट्स हम लोग को फॉरेन नेशनल्स का देखने को मिला, 88 ट्रांसप्लांट्स फॉरेन नेशनल्स का वेस्ट बंगाल में हुआ, यानी कि फॉरेनर्स भी यहां पर आकर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा जो डिजीज डोनर का माइलस्टोन एक बहुत अच्छा था, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, 1,000 से भी ज्यादा मृतक डोनर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले, जो बहुत बड़ा सक्सेस था। तो पहली बार इंडिया के अंदर ये चीज देखने को मिली कि 1,000 से ज्यादा डोनर्स जो थे, मृतक डोनर्स जिनकी डेथ हो जाती है, उन्होंने डोनेट किए अपने ऑर्गन्स, वो नजर आए। और ये 2013 में 837 था, और 2023 में 2,935 हम लोग को देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर इसके अलावा और बात करें तो 9 ट्रांसप्लांट्स हम लोग को फॉरेनर्स में ऐसे देखने को मिले, ऐसे ऑर्गन्स देखने को मिले जो कि अनरिलेटेड डिजीज डोनर्स के हम लोग को नजर आए थे, मतलब जिनका कोई रिलेशन नहीं था, तो उनको जो है वो डोनेट जो है वो कर दिया गया था। जैसे कई बार रिलेशन जो होते हैं ना, मतलब एक व्यक्ति का किसी के साथ रिलेशन होता है, तब वो अपनी किडनी वगैरह डोनेट कर देते हैं उनको, बट यहाँ पर अनरिलेटेड डिजीज डोनर्स से जो है वो प्राप्त हुए थे फॉरेनर्स को ट्रांसप्लांट्स, 9 ट्रांसप्लांट्स ऐसे देखने को मिले, राइट। लोकेशन जो है वो 3 तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिली, 2 दिल्ली के अंदर देखने को मिली, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भी देखने को मिले इस प्रकार से अनरिलेटेड डिजीज डोनर्स, यानी कि असंबंधित मृतक दाताओं के अंगों का प्रत्यारोपण हुआ, और ये फॉरेनर्स में हुआ। फिर ऑर्गन जो होता है डिजीज डोनर का, वो एलोकेट किया जाता है फॉरेनर्स को ही, जब कोई भी मैच जो है वो इंडियन पेशेंट्स का अवेलेबल नहीं होता। देखो, हम फॉरेनर्स को प्रायोरिटी कब देते हैं? जब कोई भी मैच नहीं मिल रहा है इंडियन डोनर्स में, तब फॉरेनर्स को प्रायोरिटी यहां पर दी जाती है। और ऑर्गन डोनेशन रेट के बारे में बात करें तो ऑर्गन डोनेशन रेट जो है वो अभी भी लेस देन 1 पर मिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि 10 लाख लोग में से एक से कम व्यक्ति जो है वो ऑर्गन डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट,
कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो लिख लो आप, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994, थोटा, मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, ये लिखेंगे आप। इसके अंदर रूल्स है ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड, अंग प्रत्यारोपण से रिलेटेड हम लोग को रूल्स देखने को मिल रहे हैं, नियम देखने को मिल रहे हैं। एल्ट्रूस्टिक डोनेशन जो है वो डिस्टेंट रिलेटिव से करने की बात की गई है। दूर के रिश्तेदार, ससुराल वाले या पुराने दोस्तों से परोपकारी दान की अनुमति है। यानी कि आप कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे किसी का फ्रेंड है, किसी के रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव वगैरह, तो वो ऑर्गन किसी को डोनेट कर सकते हैं, इसमें बिना पैसा इन्वॉल्व हुए। पैसा नहीं देना है, ठीक है, ऑर्गन देने के लिए। ये अल्ट्रुस्टिक डोनेशन होता है, यानी कि परोपकारी, कि किसी की हेल्प करने के लिए डोनेट कर दिया, ये परमिटेड है। बट ये इसमें भी ये चेक किया जाता है कि कहीं कोई फाइनेंशियल एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है। सेम वैसे ही जैसे कि हम लोग को सरोगेसी में देखने को मिलता है, सेम वैसे ही यहां पर भी है कि अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हो तो उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट। फिर अनरिलेटेड डोनर जो है उनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो है वो रेसिपिएंट्स के साथ जो है वो दिखाना पड़ेगा। जो असंबंधित दाता जो होते हैं उस मामले में इनको जो है वो देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, मतलब लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो है वो रेसिपिएंट के साथ इनके कहीं ना कहीं पुराने पहले होंगे, राइट। तो वो चीज जो है वो दिखाने की आवश्यकता है। और इलीगल एक्टिविटीज अगर होती है ऑर्गन डोनेशन की, जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्गन डोनेट करके किडनी देकर जो है आईफोन खरीद लिया, राइट, यानी कि पैसे का लेन देन, तो ऐसा अगर होगा तो इसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है, राइट। तो ये चीज, और ब्रेन स्टेम डेथ जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज होती है एज अ डेथ के तौर पर, राइट। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अगर उसका ब्रेन डेड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको डेथ जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर इसके अलावा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लिख लो आप, NOTTO, राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन। ये एक नेशनल सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है ऑर्गन प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर यही नोटो जो होता है वो ऑर्गन को खरीदता है या ऑर्गन को अपने पास रखता है, खरीदना नहीं बोलेंगे, खरीदना इज नॉट अ राइट वो वर्ड। अंग को प्राप्त करता है और उसका वितरण करता है, यानी कि अपने पास रख रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये नोटो का काम होता है, यानी कि ऑर्गन्स को मैनेज करना। ये फैक्ट ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट लिखिए आप, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइन, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश। देखो इसमें अपर एज लिमिट जो है वो ऑर्गन रेसिपिएंट की हटा दी, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट कर सकता है। नो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गन रेसिपिएंट अंडर वन नेशन वन पॉलिसी, ये लिख लेना। वन नेशन वन पॉलिसी एक हम लोग को देखने को मिल रही है, एक राष्ट्र एक नीति। इसके तहत ये जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है वो उसी राज्य का हो। कोई भी फीस जो है वो नहीं चार्ज की जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के पर्पस के लिए। तो ये कुछ रूल्स हम लोग को, गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिली। और ऑर्गन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ये भी लिख लो, अंग परिवहन नीति। तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है जिसके थ्रू लाइव ऑर्गन जो है वो हॉस्पिटल्स और सिटीज के बीच में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, मतलब एक ट्रांसफर किया जा सके फटाफट। आपने देखा होगा कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि बहुत तेजी से जो है एम्बुलेंस एक सिटी से दूसरी सिटी में जो है वो लेकर जाती है ऑर्गन्स को। तो ये वही वाली बात यहाँ पर नजर आई। तो ये पूरी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि ओवरऑल ये कानून के थ्रू जो है वो नजर आती है। अब आज की डेट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कुछ इश्यूज हैं, कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि डोनर ऑर्गन सप्लाई। तो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है सप्लाई से, सप्लाई बहुत कम है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो ऑर्गन डोनेट नहीं करते। अराउंड 1.8 लाख पर्सन जो है उनको रीनल ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता होती है हर साल, रीनल यानी कि किडनी। बट मात्र 6,000 ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सोचो आप, आवश्यकता 1.8 लाख की है, समझ रहे हो आप? 1,80,000 लोगों को चाहिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन, रीनल ट्रांसप्लांटेशन, बट हो रही है सिर्फ 6,000 लोगों की। सोचिए आप, ऑर्गन डोनेशन रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक मतलब एक एक पर मिलियन, 10 लाख में से एक से कम लोग ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। और हमें आवश्यकता है 65 पर मिलियन की, यानी कि 10 लाख लोग में से एटलीस्ट 65, मात्र 65 लोग जो है वो एग्री हो जाए ऑर्गन डोनेशन के लिए। फिर पेरी ट्रांसप्लांट डोनर टिश्यू डैमेज। अच्छा, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि क्यों लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए एग्री नहीं करते हैं? बहुत इमोशनल कारण है इसके पीछे, पता है आपको? पता होगा, लिखकर बताओ, देखते हैं कि कौन क्या क्या कारण लिखता है। पेरी ट्रांसप्लांट डोनर टिश्यू डैमेज। अब देखो, एजिंग और डिजीज जो होती है ना, वो रिड्यूस कर देती है डोनर ऑर्गन की क्वालिटी को।
अब भाई ऑलरेडी कोई व्यक्ति दरुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका लीवर उतना हेल्दी होगा ही नहीं। तो ऐसे इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है। फिर इंफीरियर ऑर्गन क्वालिटी, ये भी ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट को वो अफेक्ट कर देते हैं कि भाई सही क्वालिटी का ऑर्गन नहीं है, तो वो फेल हो जाता है। फिर आउटडेटेड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, कई बार जो है वो हॉस्पिटल जो है अभी भी ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज मेथड का उपयोग जो है वो कर रहे हैं, आउटडेटेड मेथड का उपयोग कर रहे हैं, तो ऑर्गन खराब हो ही जाता है। फिर क्रॉनिक रिजेक्शन हम लोग को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में देखने को मिलता है। कई बार लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट जो होते हैं वो मतलब अभी तक जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव जो है वो नहीं हुए हैं सर्वाइवल रेट। इसमें भी कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है सामने वाले व्यक्ति की। फिर अवेयरनेस भी काफी कम हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें हम लोग को जो है वो ये मेडिसिनल फील्ड में जो है वो काफी वो करना पड़ेगा, एडवांसमेंट जो है वो करना पड़ेगा। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हम लोग को क्या ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड देखने को मिलती है, ये लिख लो आप। अंग दान से संबंधित डब्ल्यूएचओ की क्या मार्गदर्शक सिद्धांत है। पहला तो लीगल कंसेंट, ये पहली चीज तो कंसेंट ऑर्गन रिमूवल का जो होना चाहिए वो लीगली ऑब्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हर किसी का उठाया आपने पकड़ के ऑर्गन निकाल दिया, भाई उसकी लीगली सहमति होनी चाहिए उस व्यक्ति की। फिर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिशियन जो इन्वॉल्व है जो निर्धारित करते हैं डेथ को, ये इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस में। मतलब ये क्लियर है, मतलब जो घोषित कर रहा है एक व्यक्ति को कि ये व्यक्ति मृत है, वो सेम व्यक्ति ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता लगे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में पैसे पाई के लोभ में, करप्शन के लोभ में वो सामने एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करके उसका ऑर्गन निकाल ले। फिर इसके अलावा जो डिजीज डोनेशन जो होते हैं उसको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि जो मृत व्यक्ति जो हम लोग को देखने को मिलते हैं भाई उनका ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करो आप, राइट। फिर और ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि लिविंग डोनर जो है उनका कनेक्शन जो है वो रेसिपिएंट्स के साथ जो है वो होना चाहिए, यानी कि जो जो व्यक्ति डोनेशन ले रहा है ऑर्गन का, तो उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से वो मृत व्यक्ति के साथ होना जरूरी है। नहीं तो फिर वही, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बहुत इलीगल डोनेशन प्रैक्टिसेस जो है वो चलेंगी, जो कि आज की डेट में चल भी रही है इलीगल तरीके से। फिर माइनर्स जो है वो सिर्फ डोनेट कर सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, और वो भी बहुत सेफ गार्ड के साथ, देखभाल के साथ प्रॉपर। फिर वॉलेंट्री डोनेशन, डोनेशन जो हमेशा होना चाहिए वॉलेंट्री, इसमें मॉनिटरी कंपनसेशन कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि पैसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये 5 चीजें जो है वो डब्ल्यूएचओ ने बताई हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम जो है वो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन्स वगैरह के थ्रू। हमें ऑर्गन डोनेशन एजुकेशन जो है उसको स्कूल करिकुलम में शामिल करना है, कम्युनिटी प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। हमें जो है वो एडवांस ऑर्गन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पर काम करना चाहिए, जैसे कि ऑर्गन ज्यादा समय तक जो है वो अवेलेबल रह पाए। फिर हमें स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल जो है वो लाने चाहिए ऑर्गन को प्राप्त करने के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, राइट, और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर रिसर्च और इनोवेशन करो इस चीज में, बायो इंजीनियर्ड ऑर्गन्स, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा काम करो। फिर एथिकल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लाने चाहिए, क्रिएट करो, प्रमोट करो एथिकल गाइडलाइंस, कि जिससे कि किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज ऐसी ना हो, राइट। तो ये सब चीजें, तो ये फैक्ट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें आपको नोट डाउन करने वाली चीज सिर्फ ये थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल जो है वो क्या क्या है, चैलेंजेस हम लोग आज की डेट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या देख रहे हैं, सिर्फ इसके बुलेट पॉइंट्स। और फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है ये नोटो नोटो ध्यान में रखना है, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ध्यान में रखना है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस ध्यान में रखना है, और ये थोटा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, बस दैट्स इट। और एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आज की डेट में हमने एक बड़ा अचीवमेंट किया है कि 1000 से ज्यादा भी मृत व्यक्ति जो है उनका उन्होंने अपने ऑर्गन जो है वो डोनेट किया, और ये पहली बार ऐसा इंडिया में नजर आया है 2023 में। नेक्स्ट, मिडिल इनकम ट्रैप, सबसे खतरनाक। मिडिल इनकम के ट्रैप में जो फंस गया उसको बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास सरकारी सुविधाएं सेवाएं हैं और उसकी ज्यादा आशा भी नहीं होती। और जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो हायर इनकम के जो लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं किसी चीज की, सब लग्जरी उनके पास अवेलेबल है। और क्रांति भी लेकर आता है मिडिल इनकम वाला, और सबसे ज्यादा टैक्स भी वही पे कर रहा है, राइट, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हम लोग को ये लोग देखने को मिलता है मिडिल इनकम ग्रुप, जैसे हम लोग हैं। सो वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लिख लेना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इन्होंने 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है इंक्लूडिंग इंडिया, और ये कह रही है कि ये सब कंट्रीज मिडिल इनकम ट्रैप में जो है फंसी हुई हैं, और ये बात सच है। और ये ट्रैप जो है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है कि मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो हायर इनकम स्टेटस जो है वो ट्रांजिट करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करता है।
और इसलिए तो आप लोग कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, राइट? आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस ट्रैप से जो है बाहर निकलना। जैसे बोलते हैं ना, एक बार एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो गया तो सातों पुश्तें खुश हो जाएंगी। और ये बात होती भी है कि एक अधिकारी जब एक घर में जब रहता है या रहती है, तो उनका पूरा परिवार जो है फिर उनको देखकर आगे बढ़ने पर मेहनत करने लगता है। सो ये रिपोर्ट जो है वो हम लोग को ये बता रही है कि इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री बनेगी 2047 में, राइट? जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, देखो बार बार आ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन ये चीज आ रही है कि हमें डेवलप कंट्री का हमारा टारगेट क्या है। तो ध्यान में रखना 2047 कि 2047 तक हमें डेवलप कंट्री के तौर पर बनना है। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 क्या कह रही है, ये ध्यान से सुनो। मिडिल इनकम ट्रैप, 100 से भी ज्यादा कंट्री इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, ये रिस्क में है मिडिल इनकम ट्रैप के, और ये बात सच है। इंडिया जो है उसको सेक्टर स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट के बियॉन्ड जो है वो जाने की आवश्यकता है, और अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को अचीव करने की आवश्यकता अपने 2047 के गोल को अचीव करने के लिए। मात्र 34 ही मिडिल इनकम कंट्री जो है जो हाई इनकम स्टेटस में आई है 1990s के बाद, राइट? और वो भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करके या ऑयल रिजर्व उनके पास मिल गया तो वो आ गई हैं। और चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। मिडिल इनकम कंट्रीज आज की डेट में बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है, राइट? उनके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ पा रहा। और आज के युग की अगर बात करें तो सभी कंट्रीज को रेन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिट करना है, सभी कंट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, सतत विकास के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है। तो उसमें लगता है बहुत ज्यादा पैसा, तो वो कहां से करेंगे? लिमिटेशन आ गई है। वर्ल्ड बैंक ने क्रिटिसाइज किया कि काफी सारी मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो रिलाई कर रही है आउटडेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के ऊपर, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही फोकस जो है वो उनका है, बाकी दूसरी चीजों पर नहीं है। तो आउटडेटेड मत करो, इकोनॉमी के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे डिजिटल इकोनॉमी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उस पर काम करो तो आप ग्रो जो है वो कर जाओगे। जैसे इंडिया का अच्छा अभी टारगेट्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, बिग डेटा एनालिटिक्स को लेकर, क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर। हमें हब बनना है इन सब एरियाज में, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, राइट, डिजिटलाइजेशन को लेकर। तो इंडिया अपने अच्छे टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ रही है, अच्छी पॉलिसीज बना रही है, बट मतलब रिजल्ट तभी मिलेगा जब वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप अपना टाइम टेबल बना के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके हर दिन जो है वो प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हो, तभी सिलेक्शन होगा। कि प्लान बनाया हर दिन का और हर दिन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, बट प्लान बना लिया और हर दिन उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो सिलेक्शन कैसे होगा? राइट, बात वही है। स्ट्रगल जो है वो ट्रांजिशन का मिडिल इनकम टू हाई इनकम स्टेटस का, इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो एजिंग पॉपुलेशन। भाई देखो, सबसे अगर आपकी कंट्री में बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, बुजुर्ग लोग ज्यादा होंगे, तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, वो डिपेंडेंट रहेंगे। क्योंकि यंग जो पॉपुलेशन होती है, युवा जो पॉपुलेशन होती है, वो इस देश में कंट्रीब्यूट करती है, इस देश की जीडीपी में। यस, इनकम अर्न करती है, जीडीपी को बढ़ाने का काम करती है, टैक्स पे करती है, और हमारे ऊपर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। जियो पॉलिटिकल और ट्रेड फ्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंट का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? फिर ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, यहाँ पर 75% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन यहीं पर रिसाइड करती है, मिडिल इनकम कंट्रीज में। और 40% से भी ज्यादा ये दुनिया भर की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। सक्सेस और फेलियर इन कंट्रीज का जो है वो यही हम लोग को देखने को मिलता है कि इनको हाई इनकम स्टेटस जो है वो अचीव करना है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में जो है वो इम्पैक्ट करेगा, प्रॉस्पेरिटी में, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में इम्पैक्ट करेगा। फिर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद इंडिया जो है उसको बताया जा रहा है कि अभी भी 75 ईयर्स लग जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स का जो इनकम लेवल है पर कैपिटा का, उसका क्वार्टर अचीव करने में, यानी कि उसका 25%, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो इनकम लेवल है पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है यूएस की, उस आय का 25% अचीव करने में इंडिया को 75 साल लग जाएंगे। ये चीज यहां पर बताई जा रही है, अगर इंडिया आज के ट्रेंड के हिसाब से चलती रहेगी तो। और चाइना को 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे। अब चाइना के 10 साल इसलिए कहा गया कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत तगड़ा आ रहा है, और इंडोनेशिया को भी लगभग 70 साल लग जाएंगे इस प्रकार का माइलस्टोन अचीव करने के लिए। सोचिए आप। और स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन बताया गया कि आप कुछ रिकमेंडेशन फॉलो कर सकते हो, जैसे आप इन्वेस्टमेंट, लो इनकम कंट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजीज को इन्फ्यूज करें लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन इनोवेशन पर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो काम करें। जैसे कि हमारे लिए थर्ड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, इन्फ्यूजन जो है वो करें, शामिल करें नई नई टेक्नोलॉजीज को और नई नई टेक्नोलॉजीज बनाएं। तो इस पर हम लोग को काम करना है, और जो हम कर ही रहे हैं। साउथ कोरिया जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है, जो सक्सेसफुली इन सब स्ट्रेटेजी को जो है प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। अब देखिए इंडिया के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज और चैलेंजेस होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इनकम इनइक्वालिटी, ये बढ़िया, मतलब ये बहुत बड़ा इशू है।
इनकम इनइक्वालिटी का इश्यू का मतलब जो आय असमानता है, कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास कम पैसा है, राइट। 10% लोगों के पास हमारी कंट्री का 90% पैसा है, राइट। तो हमें ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी है जो जिससे कि जो पिछड़ा वर्ग जो है वो आगे बढ़े। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर हमें काम करना है, टारगेटेड सब्सिडीज पर काम करना है कि सब्सिडीज का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिले जिनको जरूरत है, और टैक्स सभी लोग भरे भाई, टैक्स इवेजन ना हो, चोरी ना हो टैक्स की। हमें सोशल सेफ्टी नेट्स को जो है वो स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है, जिससे कि हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर सकें। सोशल सेफ्टी नेट्स का मतलब ये है कि भाई जो समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लेकर आए हम, और जो ऑलरेडी आगे जा चुका है उसको रोकें। मतलब आगे बढ़ने से नहीं, मतलब सरकार की सेवा लेने से। नेक्स्ट, इनहेंस इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हम लोग को बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर, इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, और जिस पर हम काम कर ही रहे हैं। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को इंप्रूव करना है, राइट, इंक्रीज करना है, आगे बढ़ाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, राइट, टेक्नोलॉजीज के ऊपर इंप्रूव करना है। एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग हो, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब स्किल्स डेवलपमेंट करो, क्योंकि आज की डेट में भाई जो इंडस्ट्रीज को जिस चीज की आवश्यकता है वो हमारा स्कूल करिकुलम प्रोवाइड नहीं करा रहा है। बच्चा जो है वो 12th के बाद, कॉलेज के बाद निकल रहा है, एमबीए कर रहा है, उसके बाद भी उसको ढंग की जॉब नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज को जिस चीज की, जिस क्वालिटी की, जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो सामने वाले पे नहीं है। फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को सपोर्ट जो है वो करो। इसको अपन बोलते हैं कि जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कई बार आपने पढ़ी होगी कि सरकार जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही है कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स, इंडिजीनियस गुड्स हम ज्यादा से ज्यादा बनाएं। लोकल स्किल्स और रिसोर्सेस पर फोकस करो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो लोग जो है वो जो लोकलाइट, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोवाइड किया है स्किल इंडिया मिशन के थ्रू, तो उनका यूज करो, आप उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट में लेकर आओ। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ पर हम लोग को काम करना है कि भाई हर हर एक सेक्टर पर एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए। पॉलिसीज लेकर आओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाओ, तो ये सब चीजें। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करो, शासन गवर्नेंस को जो है वो स्ट्रेंथन करो, मजबूत बनाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करो, प्रमोट करो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, कि भाई सभी लोग जो है वो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लें, ना कि इनफॉर्मल। आपने पढ़ा होगा ना कि भाई लोग जो बाहर मार्केट से ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं वो कितने परेशान रहते हैं, और जो बैंक से ब्याज में पैसा उठाते हैं उनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, राइट। क्योंकि बाहर का पैसा जो होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं खुद अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने भी मार्केट से भी पैसा उठा रखा है, बैंक से भी उठा रखा है, बट मार्केट का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, महीने का 10%। ये भी मैं आपको कम बता रहा हूँ, कुछ कुछ लोग 20% चार्ज करते हैं महीने का। जैसे आपने 1 लाख रुपए लिया है तो आपको हर महीने उसको 10,000 रुपए देने ही पड़ेंगे ब्याज के तौर पर। तो ये मार्केट का रहता है। कई बार मार्केट में 5% पे भी मिल जाता है, अगर बड़ा अमाउंट जो है वो लो आप। 1 करोड़ से ऊपर का जब अमाउंट लिया जाता है, जैसे मैंने एक को दिलवाया था 2.5 करोड़ रुपए, तो उसमें 1% लिया था उन्होंने, वो भी महीने का। ठीक है, यहाँ पे साल नहीं चलता है, यहाँ पे महीना चलता है। और बैंक में एनुअल चलता है कि एनुअली 15%, 20% ये चार्ज कर लेता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक का क्या रोल हम लोग को देखने को मिलता है, तो वर्ल्ड बैंक, आप बस फैक्ट ध्यान में रखो, 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पूरी दुनिया भर में से गरीबी को जो है वो खत्म करना है, और डेवलपमेंट जो है वो लेकर आना है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। और इसकी मेजर रिपोर्ट जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के नाम याद रखेंगे आप, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये इंग्लिश में ही नाम लिखेंगे रिपोर्ट्स का, क्योंकि इंग्लिश में ही रिपोर्ट्स के नाम पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है ना। नेक्स्ट, आपको पता है जंगल में आग लग रही है, बहुत ज्यादा एक जंगल में आग लगने के केसेस बढ़ गए। क्यों बढ़े? टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है। किस कारण हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। ड्राइनेस हो गई, सूखा जो है वो पड़ रहा है जंगलों में, राइट। पानी की क्वांटिटी जो है वो खत्म होती जा रही है एवापोरेशन के कारण। तो आग कैसे लग रही है? इसी हीट के कारण आग लग रही है, पता है आपको। दूसरा पॉइंट, आपस में जब पेड़ की जो डंडियां आपस में टकराती हैं तो उससे स्पार्किंग होती है, और हल्की सी चिंगारी आग में बदल जाती है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है। लोग पिकनिक बनाने जाते हैं, बोलते हैं कि चलो दाल बाटी बनाएंगे बढ़िया बाहर चल के, तो ये तुम दाल बाटी तो बना लो, बट बाद में जाकर तुमने क्या किया, वहां पर चूल्हे को ऐसा कैसे ही छोड़ दिया, तो वो जो है वो आग पकड़ लेता है। कई बार फॉरेस्ट एरिया में लोग जा रहे हैं, सिगरेट की वहीं पे फेंक दी बिना बुझाए, तो क्या हुआ, आग पकड़ ली। ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोग को इस तरीके के देखने को मिलते हैं। चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे, एक ओवरव्यू तो हमने ले लिया। तो आज की डेट में फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की,
इन्होंने रिलीज करी है गाइडलाइंस कि भाई कैसे आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी लिखना नहीं है, जो लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये गाइडलाइन जो है ये आज की डेट में क्लाइमेट क्राइसिस के बैकग्राउंड में हम लोग को देखने को मिली है कि क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ये पूरी चीजें हो रही हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज तो इन्होंने बोला कि भाई अपडेट करो आप इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइंस प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटेजिक एक्शंस को, किसको, एकीकृत अग्नि प्रबंधन स्वैच्छिक दिशा निर्देश सिद्धांत और रणनीतिक कार्यवाहियां जितनी भी है उसको आप जो है वो क्या करो, ठीक करो, अपडेट करो। और इसके अंदर आप शामिल करो आज की डेट के क्लाइमेट चेंज से होने वाले चैलेंजेस को, जैसे कि सूखा बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर हाई हो गया है, जो पूरी चीज मैंने आपको बताई, विंड जो है वो बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रही है, राइट। तो ये सब चीजें, तो ये सब कुछ कारण हम लोग को देखने को मिलते हैं जो वाइल्ड फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जंगल में आग लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोएक्टिव फायर मैनेजमेंट पर काम करो आप, राइट। इनकरेज करो कि साइंटिफिक रिसर्च और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी जो है वो जोड़ो कि कैसे हम लोग जो है वो आपस के लोकलाइट्स लोगों के साथ मिलकर वाइल्ड फायर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। क्योंकि देखो लोकलाइट्स को बेटर पता होता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है वहां पर उस क्षेत्र में, कि क्यों आग आग लगने के पीछे की क्या वजह है। जेंडर इंक्लूजन यानी कि मेल फीमेल सभी को शामिल करो, प्रमोट करो फायर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, लोगों के अंदर स्किल्स जो है वो डेवलप करो मैनेजमेंट करने की, राइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, स्केल अप करो इन सब स्किल्स को। फिर ये गाइडलाइन जो है वो बताया जा रहा है कि ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब 2023 में जो है वो लाया गया था, और ये हब जो है वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने जो है वो सपोर्ट किया था इस हब को, और उसी की ये गाइडलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है। और अभी तक इस हब को जो है वो $5 मिलियन जो है वो एज अ फंडिंग के तौर पर मिल चुके हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पूरे दुनिया भर में फायर मैनेजमेंट कम्युनिटी जो है उसको यूनाइट करना और नई नई स्ट्रेटेजीज जो है वो इंप्लीमेंट करवाना पूरे दुनिया भर में फायर मैनेजमेंट के लिए, वाइल्ड फायर मैनेजमेंट के लिए। तो वाइल्ड फायर क्या होता है मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते ही हैं। इसको क्लासिफाई किया गया है सरफेस फायर के तौर पर भी। अच्छा, पता है आपको अंडरग्राउंड फायर को ज़ॉम्बी फायर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि जमीन के नीचे अब आग लग चुकी है। अब जमीन के नीचे आग क्यों लग रही है, काफी सारे मिनरल्स हैं, वो धीरे या नेचुरल गैस है, वो धीरे धीरे करके जलती आ रही, जलती आ रही, जलती आ रही, और एक एक टाइम ऐसा आता है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तब पता लगता है। तो ये ज़ॉम्बी फायर इसको हम लोग बोलते हैं। एक कैनोपी या फिर क्राउन फायर हम लोग को देखने को मिलती है कि ऊपर से जो है वो नजर आती है कि उबलती हुई, राइट, झलकती हुई बोलते हैं ना उसको, वैसा। फिर क्या कारण है वाइल्ड फायर के, तो आपको ऑलरेडी बताया, ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे मैंने वो सिगरेट की बात करी, कैंप फायर की बात करी। वेदर कंडीशन भी हम लोग को देखने को मिलता है कि सूखे मौसम में, गर्मी के मौसम में और सूखे मौसम में दिक्कत होती है। अर्बनाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, हम ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके कारण फॉरेस्ट फायर हो जाता है, जैसे पोचिंग एक्टिविटी, गोली चला दी, उससे भी फायर हो गया। नेक्स्ट, वाइल्ड फायर सिनेरियो इंडिया में क्या है, तो अगर फॉरेस्ट फायर सीजन के बारे में बात करें तो नवंबर से लेकर जून, और सबसे पीक फरवरी से लेकर मई में हम लोग को देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 54.4%, यानी कि आधे से भी ज्यादा जंगल जो हमारे कंट्री के अंदर है वहां पर इस प्रकार की आग लगने के केसेस नजर आते ही रहते हैं। और लगभग 35-36% जो फॉरेस्ट कवर जो है वो फायर प्रोन है। इसके अलावा रीजन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये बहुत वल्नरेबल है, मतलब कि संवेदनशील है, यहाँ पर आग लगने के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। 2024 में उत्तराखंड के अंदर 1309 बार जंगल में आग लगने के केसेस जनवरी और जून के बीच में ही देखने को मिले। सोचो आप, एक ही साल में 1000 से भी ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं फॉरेस्ट फायर के उत्तराखंड में। फिर इसके अलावा सरकार के कुछ इनिशिएटिव ये लिख लेना, सरकार के कुछ इनिशिएटिव और रिकमेंडेशन। तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोकल कम्युनिटीज को सशक्त बनाना है और स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करना है। फिर एक था फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, जो लॉन्च की गई थी 2017 में। ये इकलौती गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो कि फोकस करती है फॉरेस्ट फायर को मैनेज करने के ऊपर। फिर एनडीएमए के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिए हैं, राइट। अब ये एनडीएमए की रिकमेंडेशन लिखने की आवश्यकता नहीं हो, एनडीएमए में हम लोग जो है वो जीएस की क्लास में पढ़ेंगे, और जीएस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीएस की क्लासेस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि वो अगर आप कवर नहीं करोगे तो आपके जो बेसिक नॉलेज है, स्टैटिक पोर्शन का नॉलेज है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्या है, थ्रेट ऑफ वुडी इंक्रोचमेंट, लकड़ी के अतिक्रमण का खतरा। तो क्या है ये लकड़ी का अतिक्रमण, आइए उसको समझते हैं। तो देखो गाइस, जब भी कहीं पर भी पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज होती है, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना। यही हम लोग देखते हैं कि भाई कहीं पर जंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। बट कुछ स्टडी ये भी आज की डेट में कह रही है
कि अगर पेड़ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाए और तो जैसे कि सवाना, ग्रासलैंड, इनको जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो प्रजातियां हैं वो खत्म हो सकती हैं। अब नॉर्मल सी बात है यार, आपने एनवायरनमेंट की क्लासेस पढ़ी हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से कि सवाना हुआ, राइट? और ये स्टेपीज हुई, ये सब जो ग्रासलैंड्स होते हैं, डाउन्स हुए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड को डाउन्स बोलते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल फिंगर टिप्स में। तो ये सब जो घास के मैदान है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां रहती हैं और कुछ यूनिक प्रजातियां रहती हैं जो यहीं पर ही रह सकती हैं, यहीं पर ही सर्वाइव कर सकती हैं, जंगल में नहीं कर सकती। बट अगर यहाँ पर एकदम से पेड़ उगने लगे, ऐसी कंडीशन आ जाए कि वहां पर पेड़ उगने लगे, यानी कि वर्षा ज्यादा होने लगे, क्योंकि 75 सेंटीमीटर से लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 125 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ पर आवश्यक होती है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा रेनफॉल होगी तो पेड़ जो है वो उगने लगेंगे, राइट? तो उतनी ही लिमिटेड रेनफॉल होती है। तो अगर पेड़ उगने लगेंगे तो यहाँ पर जो ग्रास में रहने वाली प्रजाति है वो तो खत्म हो जाएगी ना, लुप्त हो जाएगी। तो सोचो आप, प्रजाति को खतरा है कि नहीं वुडी इंक्रोचमेंट के कारण। तो पेड़ होना सही है, बट हर जगह नहीं राइट? जो एरिया, जो इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, ग्रासलैंड का है, घास के मैदान का है, तो उसको वैसा रहने दो, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा तो वहां पर होने वाली प्रजातियों को नुकसान होगा, है कि नहीं? तो किसी के पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं। देखो कितनी अच्छी चीज आज आपको पता लगी कि पेड़ का, ट्री कवर का एक्सट्रीम एक्सपेंशन भी नहीं करना हर जगह, स्पेशली ग्रासलैंड पे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, यही तो अंडरस्टैंडिंग है। ग्रासलैंड और सवाना, अब देखो, वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और रिच बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें, वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बहुत, अब देखो ग्रासलैंड और सवाना की अगर हम बात करें तो ये लगभग 40% धरती का लैंड मास जो है वो कवर करता है और ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन पर पाया जाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है उन स्टूडेंट्स को जिनने जीएस के कोर्स को ले रखा है, क्योंकि आपके नोट्स में ये पूरी चीज अवेलेबल है। ये इकोसिस्टम जो है वो डाइवर्स स्पीसीज, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी प्रजातियां, जैसे कि एलिफेंट्स, राइनोसोरस, ग्रासलैंड में बहुत सारी चिड़िया जैसे कि बस्टर्ड्स, फ्लोरिकन्स, तो ये सब पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर पेड़ उग जाएंगे तो क्या होगा, तो ये खत्म हो जाएंगी और ये हैबिटेट को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है। अब भाई आप उनके क्षेत्र को हटाकर, उनके हैबिटेट को हटाकर, उनके आवास को हटाकर अगर आप खुद वहां पर दूसरी एक्टिविटीज करने लगोगे तो वहां पर मौजूद स्पीसीज कहाँ, कहीं और जाएंगी ना, ये तो माइग्रेट करेंगी या खत्म, लुप्त हो जाएंगी, और कुछ नहीं होगा। तो मेन जो इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी डैमेज की, वो है आवास की, हैबिटेट की। यानी कि अगर आप किसी के घर को ही खत्म कर दोगे तो वो प्रजाति बचेगी नहीं ना। नेक्स्ट, वुडी एनक्रोचमेंट, और ये बढ़ती हुई प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है। वुडी इंक्रोचमेंट का मतलब यही है कि भाई आप क्या कर रहे हो, एक एरिया पर बहुत बड़े बड़े पेड़ जो है वो लगा दे रहे हो, जिस एरिया पर ऑलरेडी वहां पर घास के मैदान हुआ करते थे, यानी कि किसी एरिया को आप कन्वर्ट कर रहे हो। और हर एक इकोसिस्टम अलग है ना भाई। अब आप सोचो कि मैं एक काम करता हूं कि झील को खत्म करके वहां पर पेड़ लगा देता हूं, तो भाई झील में मौजूद भी, झील यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम भी तो कुछ है भाई, जल का पारिस्थितिकी तंत्र भी तो है। आप उसको खत्म करके, यानी कि एक इकोसिस्टम को खत्म करके दूसरा इकोसिस्टम एस्टैब्लिश कर दो, कहीं ना कहीं आप नुकसान कर रहे हो, है ना? और एक पृथ्वी के इकोलॉजिकल बैलेंस को खत्म कर रहे हो, पारितंत्र के जो जो ये नियंत्रण है उसको आप खराब कर रहे हो, गलत है ना ये? तो वो चीज, तो यही चीज यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन की हुई है, जो आप मेंस में लिख सकते हैं। ये प्रोसेस है, इसके कारण होमोजेनाइजेशन जो है वो इकोसिस्टम का होगा और डाइवर्स ग्रासी जो इकोसिस्टम है वो वुडी कवर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी, ये गलत है। इसके कारण हम लोग को देखने को मिलेगा कि बहुत सारी परेशानियां जो है वो बढ़ेंगी। और ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि आज की डेट में कभी बारिश हो रही, कभी नहीं हो रही, कहीं ज्यादा हो रही, कहीं कम हो रही है। अब घास के मैदान को कम बारिश चाहिए, और जहां पे घास के मैदान में ज्यादा बारिश हो गई तो वो वहां पर पेड़ उगना शुरू हो जाएंगे नेचुरली, जिसको आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जो है वो पढ़ा होगा एनवायरमेंट की क्लास में। तो यही सब चीजें भाई, यही तो है जनरल स्टडीज की, जिसको पढ़ोगे तभी तो आपको बिल्कुल एक रिलेशन क्रिएट होगा। और करंट अफेयर्स की नई नई स्टडीज आती है करंट अफेयर्स के अंदर, वो आपकी जनरल स्टडीज के नॉलेज में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर देती है, और यही तो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको मेंस में हेल्प करेगा। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को, स्टडीज को, रिपोर्ट्स को अपने मेंस के आंसर पर जरूर यूज किया करें। अब इकोसिस्टम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, ये डीप रूटेड वुडी प्लांट जो है उनको फेवर करेगा, राइट? और ग्रासेस जो है वो सप्रेस हो जाएंगी, और इसमें हम लोग को वेजिटेशन में शिफ्ट देखने को मिलेगा, सॉइल की कंडीशन जो है वो चेंज होगी। इसके कारण ग्रासलैंड की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको समझाई। साउथ अमेरिका के अंदर फायर सप्रेशन जो है वो मेजर ड्राइवर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ गया है,
रेनफॉल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेनफॉल का वेरिएशन जो मैंने भी आपको बताया, घास के मैदान को कम पानी की आवश्यकता है, डेसिडियस फॉरेस्ट को थोड़े ज्यादा की, एवरग्रीन फॉरेस्ट को उससे ज्यादा की। इंडिया के अंदर ग्रासलैंड जो है वो बहुत नेचुरल एनक्रोचमेंट और लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के कारण जो है ये फेस कर रहे हैं। अब घास के मैदान में हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो घास का मैदान है, चलो पेड़ लगाओ, तो पेड़ लगा दो, एफॉरेस्टेशन करो। अरे भैया, आप एफॉरेस्टेशन कर दोगे तो जंगल बन जाएगा, और जंगल बन जाएगा तो घास के मैदान में रहने वाली प्रजातियां तो खत्म हो गई ना। तो आप ये भी तो समझिए। ठीक है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है? अब देखो, हिस्टोरिकल पॉलिसीज में ये देखा गया कि एक ओपन इकोसिस्टम, जैसे कि एक वेस्टलैंड, मतलब एक बंजर जमीन खराब पड़ी हुई है, तो इसके कारण इसको जो है वो आप अगर कन्वर्ट कर दोगे टिम्बर के लिए और एग्रीकल्चर यूज के लिए तो सही है। बट मॉडर्न ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को जो है वो कम करो, या कार्बन न्यूट्रल स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाओ। तो वुडी एनक्रोचमेंट के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ग्रासलैंड बर्ड्स और दूसरी प्रजाति खत्म होती जा रही है। वही सेम चीज यहाँ पर फिर से रिपीट हो गई है। साउथ अफ्रीका की स्टडी में ये देखा गया कि हम लोग को ग्रासलैंड में डिक्लाइन देखने को मिला, और जैसे ही ग्रासलैंड का डिक्लाइन हुआ, वुडी इंक्रोचमेंट हुआ, तो वहां पर रहने वाली जो चिड़िया की प्रजाति थी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। ठीक है, तो हम क्या चीज अपनाएं? तो भाई देखो, जो जैसा इकोसिस्टम है उसको वैसा रहने दो। जहां पर जो चीज, देखो डी डेजर्टिफिकेशन की पॉलिसी तो मैं आपको बोलता हूँ कि इसको अपनानी चाहिए, कि जो एरिया बंजर हो गया है उस एरिया को ठीक करो, रेदर देन ऑलरेडी जिस एरिया पे घास के मैदान है, स्पीसीज है, जो बैलेंस्ड है, तो उसको मत छेड़ो। आप आपको प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने पड़ेंगे, राइट, कंजर्वेशन रिजर्व बनाने पड़ेंगे ग्रासलैंड्स को बचाने के लिए, राइट। अब आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा कि जो ग्रासलैंड खराब हो रहा है उसको दोबारा से ठीक करो। आप वहां पर वहीं के मौजूद जो ग्रासेस हैं उनको लेकर आओ, वहां पर मौजूद जो आक्रामक प्रजाति है, इन्वेजिव स्पीसीज है, उनको दूर करो। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो है प्रमोट करो, जैसे कि सॉइल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, राइट। नो टिल फार्मिंग पर जो है वो काम करो, रोटेशनल ग्रेजिंग पर काम करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई ग्रासलैंड खत्म हो जाता है ओवर ग्रेजिंग के कारण, राइट। पशु वहां पर आकर पूरी घास को जो है वो चर के खत्म कर देते हैं, तो ये इशू भी हम लोग को देखने को मिलता है। ग्रेजिंग मैनेजमेंट जो है वो लेकर आओ, पॉलिसीज लेकर आओ, राइट, कि जिससे कि ग्रासलैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज में ना लाया जाए। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराओ लैंड ओनर्स को जो ग्रासलैंड को बचाने के लिए काम करते हैं और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करते हैं। लोकल कम्युनिटीज को लेकर आओ, उनको एजुकेट करो कि भाई ग्रासलैंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर्यावरण के लिए, राइट। सिर्फ पेड़ नहीं लगाना है, घास भी जरूरी है ना। ये सब चीजें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती देखने वाला है। देखो बासमती, आपको पता है बासमती एक चावल होता है, सभी लोग जानते हैं यार, आपने खाया है, मजा आता है, बढ़िया लगता है। बट एक्चुअल में पता है आपको, बासमती जो कि एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, इसको मिला हुआ है। बासमती कहां पर पाई जाती है, हम किस चावल को बासमती बोलते हैं? सिर्फ उसी चावल को बासमती बोलते हैं जो हिमालय के फुट हिल में पाया जाता है। हिमालय के नीचे उगने वाले जो चावल होते हैं ना, उन्हीं को सिर्फ बासमती बोलते हैं। और बासमती का जो पेटेंट है वो पाकिस्तान के पास भी है, पता है आपको। अब हमने बासमती चावल जो है उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस किए हैं, और हमने ये किया है कि इसको हर्बिसाइड टॉलरेंट बना दिया है। क्या बना दिया हमने इसको? हर्बिसाइड टॉलरेंट, शाकनाशी सहिष्णु बासमती जो है वो हमने बना दिया है कि इस पे हर्बिसाइड जो है वो लगेगी नहीं। ये इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो धान की खेती होती है उस मेथड के थ्रू पानी को बचाया जाए और कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस किया जाए। क्योंकि देखो यार, आपको पता है कि पैडी कल्टीवेशन से भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज होती है बहुत ज्यादा। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने पूसा बासमती को 1971 में अप्रूव किया, और पूसा बासमती को 1985 में जो है वो अप्रूव किया। और ये पहला कल्टीवेशन था एचटी वेराइटीज का, ये करंट समर सोन सीजन के अंदर। और देखो क्या क्या की फीचर्स हम लोग को जो है वो नई वैरायटी ऑफ राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर एक म्यूटेटेड एसिटोलैक्टिन सिंथेसिस जीन है। ये नया वैरायटी के अंदर हम लोग को एक जीन देखने को मिला है जो डाला गया है, जिसके थ्रू फार्मर जो है वो स्प्रे कर सकते हैं एमेजी थैपिर, जो कि एक हर्बिसाइड होता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये जीन जो है, इसके अंदर एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एमिनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकता है, जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बढ़िया होता है। एमिनो एसिड, जैसे आपको पता है ना कि प्लांट जो होता है वो खुद से भी बनाता है इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू मिट्टी से लेता है ये। तो अगर जब किसान ये चीज छिड़केगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट की ग्रोथ में जो है वो हेल्प होगी, प्लस इस प्रकार के जो वीड्स होंगे वो लगेंगे नहीं, यानी कि जो जंगली पौधे आसपास लग जाते हैं ना वो लगेंगे नहीं प्लांट के।
और ये म्यूटेशन प्रिवेंट करेगा एएलएस एंजाइम को कि वो किसी भी दूसरी चीज के साथ जो है बाइंड अप नहीं होगा, और ये इंश्योर करेगा कि एमिनो एसिड प्रॉपर तरीके से जो है वो बिना अफेक्ट हुए प्लांट के अंदर जाए और प्लांट की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल हो। प्लस इसमें एक और बढ़िया चीज है, ये प्लांट जो है इसमें किसी भी दूसरे फॉरेन डीएनए का उपयोग नहीं किया गया है, इसी में उसी के ही जो जीन्स है उसको म्यूटेट करके बनाया गया है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि ये इसे नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहा है, यानी कि एक जो नई रिसर्च हमने करी है इसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग तो किया, बट इसमें उसी के जीन्स को जो है वो म्यूटेट कराया, उसी के जीन का इवोल्यूशन करवाया। बात समझ रहे हो? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये जो ये हर्बिसाइड वाली जो हम लोग को बासमती देखने को मिल रही है, ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को जो है वो सपोर्ट करती है। मतलब अब देखो, जब धान की खेती होती है तो आपने देखा होगा कि थोड़ी सी सैपलिंग उग जाती है, फिर उसको वहां से निकाल कर जो है फिर पानी के अंदर जो है वो लगाया जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप बीज डालोगे और आपको पानी के अंदर रखने की भी आवश्यकता नहीं है ज्यादा समय तक, फ्लडिंग की आवश्यकता नहीं। देखो लिखा भी है इसके अंदर, फील्ड फ्लडिंग की, मतलब आपको फील्ड फ्लडिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सीड जो है वो डालो और वो धान जो है वो उग जाएगी, चावल जो है वो उग जाएगा। तो ये बढ़िया एक टेक्नोलॉजी है, पानी बचाने की भी टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है। इससे पानी भी बचेगा, प्लस मीथेन गैस जो है, और जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस होती है, वो भी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि पैडी में सबसे ज्यादा मीथेन गैस का इस्तेमाल होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये देखो, ये इसके फायदे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट इस प्रकार की वैरायटी जो होती है उसके कुछ खतरे भी होते हैं। सुपर वीड्स डेवलप हो सकती है, यानी कि अलग प्रकार की वीड्स डेवलप हो सकती है। अब देखो, अभी तो हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसी वीड बन रही है जो कि अफेक्ट नहीं करेगी किसको, ये पैडी को। अब आप सिंपल सी चीज मैं आपको समझाऊं, देखो ये टेक्निकल हो जाएगा ज्यादा, मैं आपको सिंपली फॉर्म में समझाता हूं। जैसे आपने मॉर्टिन जलाया, ठीक है, मॉर्टिन देखो ना, कॉइल आती है मॉर्टिन की, मच्छर भगाने वाली, आपने उसको जला दिया। एक दिन जलाओ, 2 दिन जलाओ, 3 दिन जलाओ, 4 दिन जलाओ, उसके बाद आप देख रहे हो कि वहां पर मच्छर जो है मॉर्टिन के ऊपर ही आके बैठ गया कि कर ले बेटा जो तेरे को करना है। क्यों? क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंट हो गया है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो और मजबूत हो गया है। सेम वैसे ही कि कई बार ऐसा होता है, आप जैसे पेन किलर खाते हो, इसको ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं। आप पेन किलर खा रहे हो बिना प्रॉपर डोज को ध्यान में रखे हुए, तो क्या होगा, एक टाइम के अंदर आपकी बॉडी का बैक्टीरिया जो होगा या जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो बढ़ जाएंगी, उसको दवाई का असर नहीं होगा। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंट, कि असर होना जो है वो बंद हो जाता है। तो सेम यहां पर भी वही होगा कि वो जो वीड है, जिनको अब मतलब जिस प्लांट को वीड का असर जो है वो नहीं हो रहा है, या वहां पर वीड जो है वो उगेंगी नहीं, तो वो वीड जो होंगी वो भी तो इवोल्यूशन होगा उसका भी, वो भी तो अपने आप को और स्ट्रांग बनाएंगी सर्वाइवल के लिए। जो फिटेस्ट सर्वाइवल हम लोग बोलते हैं ना, वो अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगी, और स्ट्रांग बनाएंगी तो सुपर वीड बन जाएंगी, जो और बुरी कंडीशन जो है वो कर सकती है आने वाले समय में। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अब डेवलपर जो है वो अश्योरेंस दे रहा है, ग्रेन जो है वो रेसिड्यू फ्री है, मतलब यहाँ पर पराली वगैरह नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई इशू नहीं होगा, और ये पोटेंशियल है हर्बिसाइड रेसिड्यू एक्यूमुलेट जो है वो होगा फूड प्रोडक्ट के अंदर। बट इंडिया जो है परमिट करती है कुछ ही हर्बिसाइड्स को, जैसे कि एमेजिथेपर, यूरोपियन यूनियन प्रोहिबिट करती है इसके उपयोग को, राइट। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी सही नहीं है इस प्रकार की वैरायटी, यानी कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो दूसरी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब चीज अभी, और लॉन्ग टर्म में क्या असर दिखाएगी वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि इसका रिकॉर्ड अभी नहीं है। तो ये सब इश्यूज है। अब पैडी ट्रांसप्लांटेशन और डायरेक्ट सीड राइस क्या होती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पैडी ट्रांसप्लांटेशन में आपने देखा हुआ कि जैसे कि धान की रोपाई जो होती है ना, पानी देखो देखो लिखा हुआ है, खेत में गड्ढा करने या खड़े पानी में जोतने की जरूरत होती है। पानी जैसे आपको खेत में धान धान की खेती होती है उसमें पानी भरा हुआ नजर आता है ना, तो वैसा होता है ये। और डायरेक्ट सीडिंग के अंदर डायरेक्टली आपने ड्रिल करके जो है वो सीड्स को डाल दिया, इसमें कोई गड्ढा करके पानी वगैरह भरने की आवश्यकता नहीं है। तो बस यही डिफरेंस है जो अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ था। अब ये जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो होता है वो पानी बचाने में काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस जो है वो करता है, राइट। फ्लड का पीरियड रिड्यूस हो जाता है, राइट। मीथेन के एमिशन को भी रिड्यूस करता है, क्लाइमेट चेंज की कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कम करता है। तो ये बढ़िया रहता है, एनवायरमेंट के इसके अच्छे बेनिफिट है। इकोनॉमिक बेनिफिट की बारे में बात करें तो बासमती जो है वो इंडिया की टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रोड्यूस है। 2022-23 में इंडिया ने 4.6 मिलियन टन की बासमती राइस, जिसकी कीमत थी 4.78 बिलियन US डॉलर, तो ये हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ये इसके इकोनॉमिक फायदे भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। बट देखो यार, मैं पर्सनली जो मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी ये मेंस में लिखेंगे और एग्री भी करेंगे कि यार इस प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग, या भले ही वो खुद के म्यूटेशन से हुई हो, खुद के एवोल्यूशन से हुई हो, बट अभी उसके ऊपर एकदम से हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, अनटिल अनलेस कि हमारे पास 100-200 साल का रिकॉर्ड ना आ जाए इससे रिलेटेड।
राइट? तब तक या फिर हम श्योर ना हो जाए कि आने वाले समय में और इवोल्यूशन करके चीजें बर्बाद ना करें, क्योंकि इवोल्यूशन जो होता है वो अच्छा भी होता है और वो बर्बादी का भी एक कारण बनता है। यस। नेक्स्ट, अब ये इसका आंसर तो आप ही देंगे। ये एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड टॉपिक है जो हिरोशिमा में गिरा था। अब देखते हैं किसका जीके कितना स्ट्रांग है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर वीडियो को पॉज करो, ये पढ़ो और कमेंट बॉक्स पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने एक आ रहा है, ये अदर बैकवर्ड क्लास वेस्ट बंगाल के अंदर ओबीसी, ये टॉपिक भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ कि क्या है ये। बट हाँ, ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है तो इसको एक बार मैं बता ही देता हूं आप लोगों को। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप क्लैरिफाई करो कि आप कौन सा क्राइटेरिया उपयोग कर रहे हो, कि आपने किस क्राइटेरिया के तहत 77 कास्ट को, 77 जो हम लोग को जातियां देखने को मिल रही है उनको आपने कैसे जो है वो ओबीसी का दर्जा देने की बात करी है। और कलकत्ता हाई कोर्ट जो है उन्होंने सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को नल एंड वॉइड कर दिया है, यानी कि खारिज कर दिया है, और जो कि वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा इशू किए गए थे 2010 से। और ये कहा कि भैया आपने वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास और अदर देन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन इन पोस्ट एक्ट 2012 जो है उसके तहत जो चीज बनाई थी उसको इनवैलिडेट कर दिया, मतलब इस कानून को ही पूरा खारिज जो है वो अभी कर दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल सरकार जो है वो, ये तो वोटिंग वाली चीज होती है, आपको ऑलरेडी पता है, वोट बैंक्स, राइट? तो उसके तहत ये मतलब अननेसेसरी दूसरे क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके अपनी मन मर्जी से किसी को भी जाति को जो है वो शामिल कर रहे थे, ओबीसी का स्टेटस दे रहे थे, जिससे कि उस कम्युनिटी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले और जिसने ये वादा किया है उसको और वोट जो है वो मिलते जाए। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अलाउ करता है कि राज्य जो है वो बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने का जो है वो काम करे और उनको पब्लिक सर्विसेज में जॉब्स जो है वो के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।